हाय किड्स, वेलकम बैक। कंटिन्यूइंग विद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, आगे बढ़ते हैं जी। ये टॉपिक है जी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा इकोनॉमी में? तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी का सिचुएशन। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इट मीन्स that aggregate demand should be equal to the aggregate supply. This is the one approach of studying equilibrium. The other approach of studying equilibrium is the saving investment approach. तो एक है ADS approach, एक है saving investment approach equilibrium के बारे में बात करने की। First of all, if we look at the ADS approach, तो ये aggregate demand और aggregate supply का कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है? नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी सिचुएशन में कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जैसे अगर आप इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे हर जगह एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम के राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एग्रीगेट सप्लाई इज़ मोर देन दी एग्रीगेट डिमांड। इधर यहाँ पर हर जगह एग्रीगेट सप्लाई विल बी मोर देन दी एग्रीगेट डिमांड। अब कैसे इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करेगी वो हम स्टडी करेंगे इसमें भैया। तो सबसे पहले व्हाट हैपन्स इफ एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों हमें पता है एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या? वो खर्चा जो इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स विलिंग है करने के लिए, हो गया वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? वो आउटपुट जो सारे प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी में लाने के लिए, वो हो गया जी प्लान्ड आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई मानेगी प्लान्ड खर्चा ज़्यादा है प्लान्ड आउटपुट से। लोग जो है वो खर्चा करने के लिए ज़्यादा विलिंग हैं। जब लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं भैया, तो दुकानों में जो गोडाउन में जो सामान रखा है वो बढ़ेगा या गिरेगा? नेचुरल सी बात है, अगर सेल ज़्यादा होगी तो गोडाउन से माल खाली होता रहेगा ना, विच मीन्स डिक्रीज इन प्लान्ड इन्वेंट्री। प्लान्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉक जो प्रोड्यूसर्स ने सोचा था मेंटेन करने का। अब सिंस पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर, तो वो गोडाउन से सामान खाली होता रहेगा, हम कहेंगे उसे डिक्रीज इन प्लान्ड इन्वेंट्री। अब प्रोड्यूसर सोचेगा यार मेरा गोडाउन में से सामान खत्म हो रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग खर्चा करने के लिए विलिंग हैं। फिर धीरे धीरे फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी एंड ग्रेजुअली इक्विलिब्रियम अचीव होगा। देखेंगे इसको डायग्राम के थ्रू। सी लेट्स से कि हम हैं Y1 पे, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसका मतलब क्या होगा कि लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू दी फर्म्स प्रोडक्शन लेवल। इससे फर्म की इन्वेंट्री गिरेगी और फर्म क्या करेगी? इन्वेंट्री को वापस से बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएगी। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब बच्चों हो गया एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना। ये देखें, अगर आप एग्रीगेट सप्लाई पे ऐसे मूव करेंगे ऊपर ऊपर। अब प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जितने लोगों को नौकरी मिलेगी उतने ही ज़्यादा लोगों को मिलेगी क्या? सैलरीज वगैरह मिलेंगी। अब जब लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो खर्चा भी तो करेंगे। उनका जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये जब इंक्रीज़ होता है तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों की एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ होता है? ये C बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। ये हम एग्रीगेट डिमांड कर्व पे भी राइटवर्ड मूव कर जाएंगे धीरे धीरे। तो ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, जब तक वापस से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता। ऑलराइट, देन what if the aggregate demand is less than the aggregate supply? If the aggregate demand is less than the aggregate supply, this means कि लोग खर्चा करने के लिए अब कम विलिंग हैं, उनका प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है, प्लान्ड आउटपुट ज़्यादा है। पीपल आर स्पेंडिंग लेस दैन व्हाट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग। अब लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो जो गोडाउन में सामान रखा है वो पाइलअप होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होगा प्लान्ड इन्वेंट्री का। प्रोड्यूसर कहेगा भैया ऑलरेडी इतना स्टॉक अवेलेबल है मेरे पास, मुझे आउटपुट को अब रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि खर्चा नहीं कर रहे हैं लोग। वो अपने आउटपुट को रिड्यूस करेगा, एग्रीगेट सप्लाई गिरेगा, वो कम प्रोडक्शन करेंगे प्रोड्यूसर्स तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा।
कम लोगों को सैलरी मिलेगी, कम लोग खर्चा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगा। देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। लेट्स से कि अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट Y2 की। अब Y2 पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। प्रोड्यूसर कहेगा भैया प्रोडक्शन को गिराओ, लोग खरीद नहीं रहे, ये एग्रीगेट सप्लाई के हम डाउनवर्ड आ जाएंगे ऐसे। जब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को गिराएगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। जब कम लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो सैलरीज भी कम लोगों को मिलेंगी। सैलरी कम मिलने की वजह से उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाएगा। ये एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है, ओवरऑल लेवल ऑफ नेशनल इनकम गिर गया। प्रोड्यूसर भी कम कमा रहे हैं भैया, कंज्यूमर्स भी कम कमा रहे हैं, पैसा भी खर्च करने के लिए कम है इकोनॉमी में। ऑलराइट, ये है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अगला है जी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम में हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर होना चाहिए। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है, उन्हीं लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग के बराबर होना चाहिए। अगेन, क्या ज़रूरी है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो? क्या हमेशा हम इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर ही ऑपरेट कर रहे हों? बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एट टाइम्स इन्वेस्टमेंट कैन बी मोर देन द सेविंग। जैसे अगर हम देखें इस वाले एरिया में, एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द सेविंग। और इक्विलिब्रियम के राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट एट Y2 लेवल ऑफ आउटपुट। तो कैसे इक्विलिब्रियम अचीव किया जाएगा Y1 और Y2 पे होने पर? अगर लेट्स से मैं बात करूं Y1 लेवल पर, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। इसको बच्चों में ऐसे कह सकता हूँ कि भैया लोग सेव कम कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि लोग सेविंग को कम कर रहे हैं। अगर लोग अपनी सेविंग्स कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, राइट? सेविंग कम करने का मतलब क्या हुआ? खर्चा ज़्यादा करना। मतलब कि उनका जो विलिंगनेस टू स्पेंड है वो ज़्यादा है प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है उसके कंपैरिजन में वो खर्चा ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर के गोडाउन में जो स्टॉक है वो गिरना शुरू हो जाएगा। उस स्टॉक को वापस से बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। जब वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इकोनॉमी में, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे, देश में इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगे। और जब ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे, तो सेविंग भी तो धीरे धीरे ज़्यादा करेंगे। ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट को हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे सिलेबस में? इन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस में ऑटोनॉमस है। वी हैव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखिए इधर, प्लान्ड सेविंग मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सॉरी, ये वाला केस देखिए, प्लान्ड सेविंग लेस देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हाउस होल्ड खर्चा ज़्यादा कर रहा है, सेविंग कम है, मतलब खर्चा ज़्यादा करना। स्टॉक का गिर जाना, फर्म आउटपुट को बढ़ाएगा, तब तक बढ़ाएगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। फर्म आउटपुट को बढ़ाएगा तो होगा क्या? ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, जिस वजह से टोटल इनकम इंक्रीज होगा देश का, और हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये राइट हैंड साइड की बात करूं, यहाँ पर अब सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि खर्चा कम कर रहे हैं। खर्चा कम करने का मतलब क्या हुआ कि भैया प्रोड्यूसर के गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टॉक पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। जब स्टॉक पाइलअप होना शुरू होगा तो क्या होगा जी? प्रोड्यूसर कहेगा कि यार प्रोडक्शन को थोड़ा सा गिरा दिया जाए,
क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पाइल अप हो रहा है, प्रोडक्शन को वो गिराएगा, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी तो सेविंग लेवल भी गिरेंगे बेटा। जब लोगों की नौकरियां जाएंगी, प्रोड्यूसर भी कम प्रोड्यूस कर रहा है तो टोटल नेशनल इनकम भी गिर जाएगा। अगेन याद रहे बच्चों, इन्वेस्टमेंट को आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये था जी इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, इसको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली स्टडी करता है कि कैसे इकोनॉमी में जब हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे हमारी ओवरऑल नेशनल इनकम किस हिसाब से बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल टेल यू हाउ योर इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ ये चेंज इन इनकम हमेशा बच्चों चेंज इन नेशनल इनकम ही होगा। मैक्रो पढ़ रहे हो आप, माइक्रो नहीं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको लेटर के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब कैसे ये रिलेशन निकाला गया, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन यहाँ पे दे रखा है। डेरिवेशन आने के चांसेस कम है बच्चों, बट फिर भी यू बी रेडी विद इट। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई हो गया y और एग्रीगेट डिमांड हो गया c प्लस आई। दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने डेल्टा अटैच कर दिया, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई। इसके बाद डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन की दोनों साइडों को डेल्टा y से, ये आ गया हमारे पास फिर डेल्टा y बाय डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c बाय डेल्टा y प्लस डेल्टा i डिवाइड बाय डेल्टा y। ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस डेल्टा i डिवाइड बाय डेल्टा y। ये MPC को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, 1 माइनस MPC हो गया क्या, डेल्टा i डिवाइडेड बाय डेल्टा y। अब हमने क्या करना है बच्चों, रेसिप्रोकल कर देना है दोनों साइडों का, तो आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा i इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ऑलराइट, ये आ गया, एक सेकेंड अभी आपको नजर आएगा, नाउ इट शुड बी मोर विजिबल टू यू जी। तो डेल्टा y बाय डेल्टा i हो गया 1/1 माइनस MPC। ये डेल्टा y बाय डेल्टा i हमें पता है, इसको हम क्या कहते हैं, k कहते हैं। k आ गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC MPS होता है, तो ये एक अलग फॉर्मूला आ गया। तो टोटल 3 फॉर्मूला हो गए आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। एक डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा i, ये रहा दूसरा 1/1 माइनस MPC, और ये रहा तीसरा 1 डिवाइड बाय MPS। देन वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका वर्किंग समझेंगे बच्चों। MPC हमने एक कांस्टेंट ले लिया है 0.5 पे। इकोनॉमी में मान लीजिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इससे फर्स्ट राउंड में नेशनल इनकम जो इंक्रीज होती है 100 करोड़ से। MPC 0.5 है, मतलब इसका 50% अब चेंज आएगा कंजम्पशन में, और बचा हुआ 50 सेव हो जाएगा। बच्चा पार्टी, क्या ये कहना गलत होगा कि आपकी कंजम्पशन किसी और की इनकम है? बिल्कुल ठीक रहेगा ये गैस, करेक्ट। तो आपने यहाँ 50 खर्च करे जिससे किसी दूसरे की इनकम 50 से बढ़ गई, अगेन वो उसका 50% कंज्यूम करेगा और 50% सेव करेगा। वापस से किसी और की कंजम्पशन माने किसी दूसरे की इनकम, अब 25 से वापस से इनकम बढ़ गई, वो भी अब फिर आधा कंज्यूम करेंगे, आधा सेव करेंगे। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। कब तक ये प्रोसेस चलेगा डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर कितना है आपका। अब मल्टीप्लायर मैं निकाल सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC करके, ये हो गया 1 डिवाइड बाय 0.5, आ गया कितना मल्टीप्लायर 2।
इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई विच इज़ 100। तो डेल्टा वाई कितना आ गया, 200। ठीक, टोटल चेंज इन इनकम मेरा आ गया 200। टोटल चेंज इन इन्वेस्टमेंट था 100, टोटल चेंज इन इनकम आ गया 200, जिसमें से चेंज इन कंजम्पशन है 100, चेंज इन सेविंग आ गया 100। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट मुझे कहता है कि भैया मेरा नेशनल इनकम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मेरी जो नेशनल इनकम है वो इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में डबल से बढ़ेगी। मल्टीप्लायर आपका 2 आया इधर, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग ट्वाइस बाय द इन्वेस्टमेंट दैट आई एम मेकिंग इन द इकोनॉमी। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू अगर एमपीसी को हम 1 पुट करें तो मल्टीप्लायर आ गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 विच इज़ 1 डिवाइड बाय 0 माने कि इन्फिनिटी। ये हो गया जी मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, जब एमपीसी की वैल्यू 1 होएगी और एमपीएस की वैल्यू क्या होएगी, 0। बच्चों आई होप यू रिमेंबर दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लायर की, अगर एमपीसी को आप 0 पुट करो तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है 1। ये है मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू। तो मल्टीप्लायर मिनिमम कब होगा, जब एमपीसी होगा 0 या फिर एमपीएस होगा 1। ऑलराइट, ये याद रखना है आपको बच्चा पार्टी। मल्टीप्लायर के कुछ न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 0.75। इजी मल्टीप्लायर आ गया कितना, 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.75 विच इज़ 1 डिवाइड बाय 0.25, मल्टीप्लायर आ गया 4। देन एमपीसी है 0.8। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 1000 करोड़ से, बताए टोटल इनकम कितने से बढ़ेगी। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर आ गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 डिवाइड बाय 0.2, मल्टीप्लायर आ गया कितना, 5। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा आई। यहाँ पर डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई 1000 दिया हुआ है, तो टोटल चेंज इन इनकम क्या हुआ, 5000। क्या हुआ जी टोटल चेंज इन इनकम, 5000। देन एमपीएस है 0.4। बेटा सेम क्वेश्चन पहले जैसा, मल्टीप्लायर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो गया जी 2.5। दिस 2.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई, जो गिवन है हमें 4। तो डेल्टा वाई कितना हो गया जी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना होता है वो, 10। ओके, तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स की प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल ज़रूर आ सकता है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनके आंसर्स आप कैलकुलेट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यू नो माई व्हाट्सएप नंबर, इट्स 9999 241 411। ऑल राइट, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ऑल राइट, ये प्लीज़ 3-4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, मुझसे आंसर टैली करवाएं। मूविंग अहेड, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहले तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर जहाँ पर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम सिर्फ एक कंडीशन है, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, लेकिन इकोनॉमी में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे।
तो इक्विलिब्रियम ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर इक्विलिब्रियम है वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम भी है लेकिन एट द सेम टाइम रिसोर्सेज आइडल हैं, एट द सेम टाइम इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। ऑलराइट, तो इसीलिए स्टडी करेंगे ये, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पे। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन वेयर एवरी एबल बॉडीड पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट इज एम्प्लॉयड। जो भी काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई बंदा काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, साधारण अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ लोग खुद से ही काम नहीं करना चाह रहे, वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इनवॉलेंटरी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ये डेफिनेशन है बेटा फ्रिक्शनल की, और ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादातर पूछेगा नहीं एग्जाम में ये। अब ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है एंड हमारे सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज्ड हैं। दिस इज द मैक्सिमम दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एंड इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग। ठीक, तो यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं और जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर अचीव करते हैं बेटे, उसे कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है उसको इफेक्टिव डिमांड बोला जाता है। क्या हमेशा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगा? नहीं, हो सकता है डेफिशिएंट डिमांड हो। डेफिशिएंट डिमांड माने क्या? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो हमारी करंट एग्रीगेट डिमांड है वो शॉर्ट है एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे। डेफिशिएंट डिमांड मतलब जो मेरा करंट एग्रीगेट डिमांड है वो मेरे फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एग्रीगेट डिमांड से कम है। ऑलराइट, इस डायग्राम में आप ये वाला डायग्राम देखें। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द करंट एग्रीगेट डिमांड है ये जो मैंने सर्कल किया, फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये, इस पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए वो है ये, लेकिन फ़िलहाल हमारी एग्रीगेट डिमांड छोटी पड़ रही है उससे। तो हम कहाँ पर हैं इस समय? हम इस समय हैं पॉइंट एल पर। ठीक, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है, हमारी करंट एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड से कम है। अब इस डेफिशिएंट डिमांड से होगा क्या एंड कैसे इस डेफिशिएंट डिमांड से हम इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे उसे देखेंगे। तो अब हम हैं पॉइंट एल पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, करंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड, वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है ना। आप याद रखें बच्चों, आप इस समय हैं पॉइंट एल पर, और पॉइंट एल पर जो आपका करंट एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, जिसका मतलब प्लान्ड खर्चा कम है, प्लान्ड आउटपुट ज़्यादा है। आपको पता है इस सिचुएशन में क्या होगा? जब लोग खरीद नहीं रहे हैं, विलिंगनेस टू स्पेंड कम है, प्रोड्यूसर के पास जो भी स्टॉक रखा है वो पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। वो स्टॉक पाइलअप होना शुरू होगा, प्रोड्यूसर क्या कहेगा? भाई बहुत गोडाउन में सामान इकट्ठा हो गया है, आउटपुट को गिराया जाए। वो आउटपुट को गिराएगा माने ये एग्रीगेट सप्लाई गिर रहा है। जब वो आउटपुट को गिराएगा बच्चों तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। जब लोगों की नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा? सैलरी नहीं मिलेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा। ये एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है। एक तरफ प्रोड्यूसर कम पैसा कमा रहा है अब,
क्योंकि प्रोडक्शन गिर गया, और कंज्यूमर भी कम पैसा कमा रहे हैं क्योंकि भैया उनको नौकरियां चली गई, सैलरी नहीं आ रही, तो ओवरऑल लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी गिर गया। ये चीज़ें चलती जाएंगी जब तक वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। अब ये इक्विलिब्रियम तो आ गया ना वाई लेवल पर, लेकिन क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आया? नहीं, ये आया उससे पहले। इसीलिए बच्चों इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। ऑलराइट, इसको क्या बोला जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो अचीव हुआ है एट अ लेवल लेस दैन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ये जो गैप है डेफिशिएंट डिमांड का, ये गैप आप जो देख रहे हैं ग्राफिकली वी कॉल इट दी डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी क्यों? देखो, डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ? प्राइस लेवल गिर रहा है। तो अगर इकोनॉमी में ऐसा टाइम आ जाए कि डेफिशिएंट डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, तो चीज़ों के रेट गिरना शुरू हो जाएंगे। यही वो लिखा है बेटा यहाँ पे, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू फॉल इन प्राइसेस। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि आइडेंटिफाई करिए इस गैप को क्या कहते हैं। ये है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, याद रखने के लिए बस आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो जो गैप आएगा डिफ्लेशनरी गैप होगा, जब राइट हैंड साइड पे होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। वो देखेंगे हम अब आगे वाले टॉपिक में। उससे पहले रीजंस क्या है डेफिशिएंट डिमांड के? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या आपको पता लग गया होगा अभी तक। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड का गिरना। ये है एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन। अब दिमाग लगा लीजिएगा इधर। एग्रीगेट डिमांड कब गिरेगा? जब कंजम्पशन गिरेगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरेगा, जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा, एक्सपोर्ट गिरेंगे, और इंपोर्ट नेगेटिव में है तो जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा उतना गिरेगा ना एग्रीगेट डिमांड। राइज इन इंपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट। ठीक, एक यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन टैक्सेस। ऐसा क्यों भैया? टैक्सेस के बढ़ने से क्या होगा? टैक्सेस के बढ़ने से कंज्यूमर के पास जो बची हुई इनकम है, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, वो डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी तो खर्चा कम करेगा। देन बढ़ते हैं आगे बेटे एक्सेस डिमांड की तरफ। एक्सेस डिमांड मतलब क्या? एक्सेस डिमांड मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मेरी करंट एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप, ये करंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। मेरी करंट एग्रीगेट डिमांड पॉइंट ए पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड है ये EF। तो ये हो गया एक्सेस डिमांड, जहां पर माय करंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड। ठीक जी, ये जो गैप है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये जो आप गैप देख रहे हैं AEF, ये एक्सेस डिमांड है बेटा। अब एक्सेस डिमांड होगा तो कॉमन सेंस लगाओ, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, इसीलिए इस गैप को क्या बोला गया? इन्फ्लेशनरी गैप। अगेन देखेंगे यहाँ पर कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और थोड़ा सा इसमें आप एक्स्ट्रा ध्यान देना प्लीज़। आप फिलहाल हो पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर आपने देखा कि आपका जो करंट एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड माने प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट सप्लाई माने प्लान्ड आउटपुट। तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब कि लोग खर्चा करने के लिए ज़्यादा विलिंग है। जो स्टॉक्स हैं प्रोड्यूसर के वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। अब प्लीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देखो कि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो। अब इस सिचुएशन में आपको नज़र आ रहा है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के हिसाब से हल्का पड़ रहा है। आपको पता है कि फ़िलहाल कंज्यूमर का विलिंगनेस टू स्पेंड बहुत है, तो प्रोड्यूसर चाहेगा आउटपुट को बढ़ाना। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? प्रोड्यूसर चाहेगा आउटपुट को बढ़ाना, विल ट्राई टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन। लेकिन भैया ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया है,
आउटपुट को और नहीं बढ़ाया जा सकता। एक सिनेमा हॉल में 200 सीट्स हैं, 250 लोग पहुंच गए मूवी देखने, वो 50 एक्स्ट्रा लोग अपने घर से कुर्सी नहीं लेके आएंगे, है ना जी। अंटिल एंड अनलेस आप मेरठ वहाँ पे इधर उधर हो गई, सॉरी। तो जी प्रोड्यूसर विल ट्राई टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव हो गया है तो आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब भैया चचा ये बताओ, आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता लेकिन आउटपुट की वैल्यू को तो बढ़ाया जा सकता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, माने कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्रोड्यूसर चाहता है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता, तो वो क्या करेगा? प्राइस को बढ़ा देगा, जिससे वो जो एक्स्ट्रा 50 लोग आए हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से हट जाएं, छटना शुरू हो जाए लोग। तो प्राइस को बढ़ाने से एग्रीगेट सप्लाई यहाँ बढ़ेगा। बच्चा पार्टी, ये जो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है ये ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ रहा है, ये आउटपुट की वॉल्यूम बढ़ने की वजह से नहीं हो रहा है, ये आउटपुट की वैल्यू बढ़ने से हो रहा है। जो फिजिकल वैल्यू आउटपुट का वो उतना ही है, क्वांटिटी उतने का उतना ही है, लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़े, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ा है। ओके, अब एक तरफ भैया ये प्रोड्यूसर अपने सामान का तो प्राइस बढ़ा रहा है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ना इकोनॉमी में। एक्सेस डिमांड तो मैक्रो इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में होगा। ये सेम प्रोड्यूसर जब घर जाएगा तो घर जाने के बाद तो वो एक कंज्यूमर ही है, लाचार पति होने के अलावा। वो प्रोड्यूसर घर जाने के बाद तो कंज्यूमर ही है ना। अब वो घर पहुंच गया, बीवी ने कहा दाल मखनी खानी है, पनीर बटर मसाला खाना है, उसने चेक किया, अरे मेन्यू के तो बड़े ही ज़्यादा रेट हो गए, तो भैया अब उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। खाओ वो अभी भी एक प्लेट दाल मखनी रहा होगा, बस उस पर खर्चा बढ़ गया है, इसलिए मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइज हो गया क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ, नया इक्विलिब्रियम आ गया बेटा पॉइंट ई पर। अब ये जो इक्विलिब्रियम आया है, क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आया है? ये इक्विलिब्रियम जो ये देख रहे हैं आप, नहीं, ये आया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के राइट हैंड साइड पे। दिस इज ओवर एंड अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। इसको हम कहेंगे क्या? ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको? ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। रीजंस क्या है जी? एक्सेस डिमांड के। एक्सेस डिमांड माने एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना। क्यों बढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड? हो सकता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा हो गया हो क्योंकि सरकार ने टैक्सेस को गिरा दिया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा कर रहे लोग। हो सकता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया या इंपोर्ट गिर गया। ऑलराइट, ये थे क्या जी? रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब जी हमने इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों एक चीज़ और जिस पर आपको ध्यान देना है वो है हाउ टू कंट्रोल दिस एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहले बात करेंगे इस एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाए। दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि आरबीआई खुद कर ले मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। आरबीआई कैसे बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करता है? आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है बेटे। कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स।
अब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो आरबीआई लोन को महंगा कर देगा, रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम या तो बाय करते हैं या सेल की बात करते हैं। आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना है, करेक्ट। यहां मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस डिमांड है तो वो मनी सप्लाई को कम करना चाहेगी, तो आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगी बैंक्स को या खरीदेगी बैंक्स से? आरबीआई बेचेगी, जिससे बैंक का पैसा आरबीआई पे आए, कमर्शियल बैंक्स का पैसा आरबीआई पे आए। और क्वालिटेटिव आपने पढ़े हैं बेटा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, ये सब आपने पढ़े हैं। तो इनके थ्रू आरबीआई एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का हो गया बेटा। एक होता है बेटा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का टैक्सेशन, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का खर्चा। अब उसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड को गिराना है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट? टैक्सेस को बढ़ा देगा, जिससे लोग खर्चा कम करें, सब्सिडीज को गिरा देगा, करेक्ट। देन कैन आई से कि गवर्नमेंट अपना जो खर्चा है इकोनॉमी में वो भी ओवरऑल गिरा देगा, करेक्ट जी। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट विल कंट्रोल एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी डेफिशिएंट डिमांड में। रेपो रेट अब कम कर दिया जाएगा, बैंक रेट कम कर दिया जाएगा, राइट। क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में फोकस क्या रहेगा भैया? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, मनी सप्लाई को बढ़ाओ, लोन को सस्ता कर दो। और गवर्नमेंट क्या कहेगी? भाई टैक्सेस को गिराओ, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि वो खर्चा करें, डेफिशिएंट डिमांड ओवरकम हो सके। ऑलराइट, तो ये था जी इसका लास्ट टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, आप बस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा इन्वर्शन मल्टीप्लायर के। और ये पीपीटी आपको अगर पूरी चाहिए हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9999241411। थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं, एंड प्लीज़ अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। दोज आर मोस्ट गारंटीड क्वेश्चंस, एग्जाम में काफ़ी चांसेस है उनका आने का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।